अध्याय 71। क्या आप मुझे दोषी मानते हैं? मैं माफ़ी मांगता हूँ, यह मेरे लिए भद्दा था। सू यान ने कहा कि एक बार कियू की पकड़ में रहने के कुछ सेकंड बाद उसे पता चला। कियू को अपने शरीर का हाल देखकर हल्की सी चमक महसूस हुई, जो मुख्य रूप से उसके दबाव का कारण था। सू यान ने धीरे धीरे खुद को स्थिर और खड़ा किया। उसका गंभीर चंद्रमा पर विलाप भारी नजर आया। एक क्षण बाद उसने शांत स्वर में कहा, ओह हाय, वजिन माँ, वह चली गई है। होह, अमर के लिए 2000 वर्ष एक नगण्य समय है और उसके लिए ये कुछ वर्षों से भिन्न नहीं है, फिर भी इतने कम समय में। वह गंभीर भाव से उसे देखने लगा। क्या हुआ? वह कैसे मर गया? क्या संबंध है? इस बात से यह पता चलता है कि पवित्र चंद्रमा महल द्वारा आपका पीछा क्यों किया जा रहा है, उसने पूछा। कियू ने धीरे से हिलाया। यह आपकी मृत्यु के कुछ साल बाद हुआ, जब पिता को आपके साथ उनके साथी के बारे में पता चला, जहां सेक्रेड मून पैलेस के मैदान में भारी उद्धरण बिस्तर बना हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यान ने अपने शब्दों पर मन ही मन भारी कहा। उसने तुरंत स्थिति को समझ लिया और चंद्रमा की देवी ओहाई के चरित्र को जानकर वही रही जिसने उनके रहस्यों को उजागर किया होगा। तो अब शत्रु अपनी माँ के साथ मेरे संबंध के बारे में पता चला है। हो, क्या तुमने उनकी मृत्यु के लिए मुझे दोषी ठहराया हो? उसने कटु भाव से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। योयू ने पहली बार कुछ वापस से उसे बेकार देखा। मैंने देखा था। तुमने किया। भूतकाल के प्रयोग पर सू यांग की डराहें तान। जब माँ की मौत हुई और मुझे पहली बार इसका कारण पता चला, तो मैंने उनकी मौत के बारे में आपको दोषी ठहराया, यहाँ तक कि आपसे घृणा भी की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे याद आया कि कैसे मेरी माँ हमेशा के लिए बगल में पहलवानी रहती है। और सिर्फ आप। पिताजी ने कभी माँ पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक उन्हें कोई चीज़ की बर्बादी न हो, और मेरे लिए भी यही बात थी। सेक्रेड मून पैलेस के अंदर जीवन हमेशा उबकाए और दमघोंटू था, लेकिन वहां आपकी उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया। पहले मुझे कभी नहीं पता था, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी माँ जब मेरे पिता के पास थी तो कभी मुस्कुराती क्यों नहीं थी, लेकिन जब भी तुम सामने आती थी तो हमेशा हंसती थी। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि जब तक माँ हंस रही थी और तुम वहां थे, तब और कुछ मतलब नहीं था। लेकिन मेरी माँ और आपकी मृत्यु के बाद मुझे अंततः सब कुछ समझ में आ गया। कियूए ने सू यान की कांपाती की आंखों को स्पष्ट और अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, सीनियर सू, मेरी मां को मुस्कुराने के लिए। सू यांग ने धीरे धीरे से अपनी अंतिम बंद कर ली। वह नहीं चाहता था कि वह उसकी आंतरिक भावनाओं को देखे। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने पिता से झूठ बोला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, और आप, सीनियर सू, मेरे असली पिता हैं। आप क्या? सू यांग की अंत्येष्टि तुरंत खुल गई, उनका मुखमंडल से खुला रह गया। उसकी वजह से अब सेक्रेड मून पैलेस द्वारा मेरा शिकार किया जा रहा है, उसने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। उसके स्वर में अफसोस का एक भी संकेत नहीं था, यहाँ तक कि वह अपने फैसले पर गर्व भी महसूस कर रही थी। आप ऐसा क्यों करेंगे? अब पूरा सेक्रेड मून पैलेस आपकी मृत्यु तक आपका पीछा करेगा, सू यान ने भारी सिरदर्द के साथ कहा। क्योंकि मैं चाहता था कि उसे माँ की हत्या के लिए दर्द महसूस हो। मेरे पास अब भी माँ का बदला लेने की ताकत नहीं है, नहीं मेरे पास पवित्र चंद्रमा महल के भीतर कोई अधिकार है, इसलिए मैंने वही किया जो मैंने किया। मैंने जगह छोड़ने की योजना बनाई थी वैसे भी, तो मैं ये जानते हुए भी जा सकता हूँ कि मैं उस कमीने को बकवास महसूस कराने में कामयाब रहा। आखिरकार किसी को खून की उल्टी करवाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि उसे बताया जाए कि उसका बच्चा वास्तव में उसका नहीं है। उसने अपने नाखूनों को अपनी त्वचा में गड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों से जानलेवा इरादे झलक रहे थे। ऐया, तुम कितनी मूर्ख लड़की हो, सू यांग ने गहरी आह भरी। यद्यपि उसका तरीका प्रभावी था और उसने निश्चित रूप से चंद्रमा देवता को कुछ गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई थी, फिर भी उसने अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बिना इस कठोर दुनिया से अकेले जीवित रहने की योजना कैसे बनाई? तुम्हें गए हुए कितना समय हो गया? उसने उससे पूछा। लगभग 1500 वर्ष। अभी आप किस खेती के आधार पर हैं, और तब से आपका खेती का आधार कितना उन्नत हुआ है? दिव्य प्रभु क्षेत्र का 3रा स्तर, और मेरे जाने के बाद से यह मुश्किल से ही आगे बढ़ा है। ऐया, और तुम अपनी माँ का बदला लेने की योजना बना रहे हो। इस दर पर तुम अपनी माँ का बदला लेने से पहले स्वाभाविक मौत से मर जाओगे। लेकिन अब तुम मेरे पास हो, सीनियर सू, और क्या आपने मुझसे, जो कथित तौर पर मर चुका है, आज यहाँ मिलने की भी योजना बनाई है? उसने सिकुड़ी आंखों से उससे पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियूयू तुरंत शांत हो गया। कुछ क्षण बाद उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी की थी, लेकिन मुझे और क्या करना चाहिए? जब तक मुझमें माँ का बदला लेने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं आ जाती, तब तक पवित्र चंद्रमा महल में खुद को विकसित करना जारी रखूं। इसमें कितना समय लगेगा? लाखों वर्ष। मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर वह जगह छोड़ दी, यह उम्मीद करते हुए कि मैं एक चमत्कारी घटना का सामना करूंगा जो मेरी मदद कर सकती है। और आज आपसे मिलकर मेरी उम्मीदें पूरी हो गई हैं, वरिष्ठ सू।
सुयांग ने उसके शब्दों पर आह भरी। अपनी माँ का बदला लेने के बारे में भूल जाओ कि यूयू, उसने अचानक उसे आश्चर्यचकित करते हुए कहा। क्यों? क्या आप भी क्रोधित नहीं हैं? क्या आप भी बदला नहीं चाहते? उसने पूछा, उसका चेहरा हैरानी से भर गया। सुयांग ने पलटकर उदासीन स्वर में कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें इसके बारे में भूलने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही चंद्रमा देवता से निपटने के लिए पर्याप्त होगा। कियूयू की आंखें तुरंत सदमे से चौड़ी हो गईं। मैंने कहा था कि मैं चंद्रमा भगवान की देखभाल करूंगा, इसलिए आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने दोहराया, और उन्होंने आगे कहा, हालांकि मेरे इरादों को गलत मत समझो। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं, बदला ये कुछ अधिक व्यक्तिगत है, उन्होंने गहरे स्वर में कहा। फिर उसने उससे कहा, यहाँ बहुत ठंड हो रही है, चलो अंदर बात करना जारी रखें। कियूयू ने सिर हिलाया, सुयांग के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। इससे पहले कि मैं 4 दिव्य स्वर्गों में लौट सकूं, मुझे पहले ये जानना होगा कि मैं कहाँ हूँ। मुझे बताओ कियूयू, हम कहाँ हैं, और यहाँ की खेती की दुनिया इतनी घटिया क्यों है? सुयांग ने दरवाज़ा बंद करने के बाद उससे पूछा। लंबी कहानी संक्षेप में, आपके मरने के कुछ ही समय बाद 4 दिव्य स्वर्गों के चारों ओर कई नई और छोटी दुनियाएं हवा से बाहर दिखाई देने लगी, और ये दुनिया शायद उनमें से एक है। यहाँ खेती की दुनिया का अभाव है क्योंकि ये दुनिया अभी भी है नया और विकासशील। शायद। इससे आपका क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पहुँचने से पहले मैं बिना कोई गंतव्य निर्धारित किए 4 स्वर्गीय लोकों के प्राचीन पोर्टल में प्रवेश कर चुका था। सुयांग ने फिर से आह भरी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बच्चे से बात कर रहा था जो गलतियों के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। वह, जो उस समय 1000 वर्ष से अधिक की थी, इतने लापरवाह और खतरनाक निर्णय कैसे ले सकती थी? क्या उसकी गलती थी, क्योंकि उसने ही उसे सब कुछ सिखाया था और उसे बड़ा होते देखा था? 4 स्वर्गीय लोकों का प्राचीन पोर्टल एक स्वर्गीय उपकरण था जो लोगों को 4 दिव्य स्वर्गों में से किसी एक से दूसरे तक यात्रा करने की अनुमति देता था, लेकिन एक गंतव्य निर्धारित किए बिना किसी एक में प्रवेश करने से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मांड में कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता था, यादृच्छिक रूप से। इसके बाद सुयांग ने चिंतनशील अभिव्यक्ति के साथ कियूयू को सुनना जारी रखा और उसने उन सवालों के जवाब दिए जो इस दुनिया में आने के बाद से उसके मन में थे। अध्याय 72, उसकी चीज़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि वे उसकी अपनी हों। इस विश्व में 5 प्रमुख महाद्वीप हैं और हम वर्तमान में पूर्वी महाद्वीप में हैं। मैं इसके बारे में बताता हूं, लेकिन 5 महाद्वीप कैसे हो सकते हैं जबकि मुझे बताया गया है कि केवल 4 हैं, प्रत्येक की दिशा एक है। 5वां महाद्वीप पवित्र महाद्वीप है, ये और अन्य 4 प्रमुख महाद्वीप मध्य में स्थित हैं। प्रत्येक महाद्वीप को ज़ैद सागर द्वारा एक विशाल समुद्र कहा जाता है, और यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इस दुनिया के लोग आसानी से पार कर सकें। सहायक चौधरी, केवल संप्रभु आत्मा क्षेत्र के लोग ही उड़ने वाली तलवारों की सहायता से उड़ सकते हैं, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बहुत से लोग इसके अनुभव के बारे में नहीं जानते होंगे। और अब तक मैंने यहाँ अपने समय से जो देखा है उसके अनुसार दिव्य आत्मा क्षेत्र के पवित्र केंद्र उसके महाद्वीप के अलावा प्रत्येक प्रमुख महाद्वीप के साधकों के लिए साधना का शीर्ष स्थान दिखाई देता है, जहाँ खगोलीय आत्मा क्षेत्र के साधक अधिक बार देखे जाते हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोग संप्रभु आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करने में सफल रहे थे। कियू ने सुयांग को इस दुनिया में खेती के मानक के बारे में समझाना जारी किया। यह अतिरिक्त है, खेती में उनकी प्रगति धीमी धीमी लेकिन लगातार बढ़ रही है। 1000 साल से कुछ और पहले भक्ति भावना क्षेत्र को किसानों की सीमा माना गया था। सुयांग ने विचारशील भाव से गुनगुनाया। देखने में ये दुनिया असल में एक नई और मोटी हुई दुनिया लग रही थी, जैसा कि कियू द्वारा दिए गए सभी प्रतीकों से पता चलता है, जो स्पष्ट रूप से शुरुआती दौर से ही यहाँ था। ऐसा अनोखा घटित हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस दुनिया में गहन क्यूई की गुणवत्ता और सार दोनों की कमी क्यों है। हमारे 4 दिव्य स्वर्गों की तुलना में, जो अरबों वर्षों से अद्वितीय हैं, यहाँ की गहन क्यूई मुश्किल से 2 सहस्राब्दी पुरानी है और अभी तक खुद है इसे विकसित नहीं किया जा सकता। सुयांग ने फिर क्यूई यू की ओर देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि 1000 साल बाद भी आपकी खेती का आधार व्यावसायिक रूप से क्यों है। ठीक है, आप इस दुनिया में सभी गहन क्यूई की खेती करें, आपके लिए यह एक भी सफलता नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियू ने जब अपनी खेती के आधार का उल्लेख किया तो वह शर्मिंदगी से लाल हो गई। भगोड़ा बनने से पहले उन्हें 4 दिव्य स्वर्गों में एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व माना जाता था, फिर भी वह 1000 साल बाद भी इस दुनिया में एक भी सफलता हासिल नहीं कर पाईं। यदि वह अब 4 दिव्य स्वर्गों में लौट आया है तो उसे अब शानदार नहीं माना जाएगा, बल्कि खेती में शून्य प्रतिभा के साथ एक पूर्ण और पूरी तरह से कचरे का टुकड़ा माना जाएगा। अचानक सुयांग के दिमाग में एक सवाल आया। यदि आप इस दुनिया में ठीक से खेती करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप 1000 साल बाद भी यहीं क्यों हैं? कियू ने व्यथित भाव व्यक्त करने और भरे हुए होने के बाद अपने प्रश्नोत्तरी श्रवण में कहा, मैं पिछले हजारों वर्षों से इस दुनिया से बाहर का रास्ता तय करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस पूरी दुनिया की यात्रा के बाद भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, एक भी संकेत नहीं। क्या? सुयांग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई।
1000 साल बाद भी उसे इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सका। आमतौर पर 4 स्वर्गीय लोकों के प्राचीन पोर्टल के बिना भी दुनिया के बीच यात्रा करने के वैकल्पिक और अधिक प्राकृतिक तरीके थे, क्योंकि इसे इस ब्रह्मांड में एक स्वर्गीय कानून माना जाता था। कुछ देर सोचने के बाद सुयांग ने उदासीन स्वर में कहा, जब हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो हम इस जगह को छोड़ने का एक तरीका सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी खेती के आधार को जल्दी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्या आपको संसाधनों की आवश्यकता है? कियूयू ने अचानक अपनी भंडारण अंगूठी की ओर इशारा किया और जारी रखा, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो यहाँ संप्रभु आत्मा क्षेत्र के कृषकों को भी लाभ पहुंचा सकती हैं, क्या आप इसे चाहते हैं? उसने लापरवाही से पेशकश की, ऐसा लग रहा था मानो उसे अपनी चीजें देना उसके लिए स्वाभाविक था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी साधना का आधार पहले से ही दिव्य प्रभु क्षेत्र में था, जो संप्रभु आत्मा क्षेत्र से 2 पूरे क्षेत्र ऊपर था, जिससे इस दुनिया के अधिकांश संसाधन उसके लिए बेकार हो गए। सुयांग ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? मुझे तुम्हारी स्टोरेज रिंग देखने दो। उसने बिना किसी शर्म महसूस किए उसकी स्टोरेज रिंग के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए कहा जैसे कि यह पहले से ही उसकी संपत्ति थी। हेयर यू गो। कियूयू ने बिना कुछ सोचे तुरंत उसे अपना भंडारण सौंप दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कार्यों में कुछ भी सामान्य नहीं था। ये खाली भंडारण अंगूठी क्या है? 1000 साल से अधिक समय तक यहाँ रहने के बाद आप यही सब कुछ इकट्ठा करने में कामयाब रहे हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि खजाने की तलाश कैसे की जाती है? हालांकि आभारी होने के बजाय सुयांग ने उसे दी गई दयनीय दिखने वाली भंडारण अंगूठी के लिए डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए इतने समय के साथ इतना कम संग्रह करना वास्तव में शर्मिंदगी थी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आमतौर पर दैवीय श्रेणी की दवाओं को विकसित होने में हजारों साल लग जाते हैं। तुम्हारे पास एक बात है। सुयांग ने सिर हिलाया और उसने अंदर की चीजों की पहचान करने के तुरंत बाद भंडारण अंगूठी उसे वापस कर दी। आप उन्हें नहीं चाहते? उसने आश्चर्य से पूछा। बेशक मैं करता हूँ। हालांकि मैं एकमात्र गहन आत्मा क्षेत्र का कृषक संप्रभु श्रेणी की दवाओं के साथ क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि दिव्य शरीर शोधन शास्त्र जिसकी मैं खेती कर रहा हूँ, ऐसे मजबूत को पूरी तरह से दबाने में सक्षम नहीं होगा मेरे छोटे और नाजुक शरीर में दवाएं। मैं देख रहा हूँ हो। कियूयू की आंखें अचानक सदमे से चौड़ी हो गईं। आपने अभी क्या कहा? आप दिव्य शरीर शोधन शास्त्र का पालन कर रहे हैं? उसने उससे पूछा, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके कान उसके साथ चालाकी तो नहीं कर रहे हैं। सेलेस्टियल बॉडी रिफाइनिंग स्क्रिप्चर एक स्वर्ग विरोधी तकनीक है जो उपयोगकर्ता को उन सीमाओं को पार करने की अनुमति देती है जो अमर भी नहीं पहुंच सकते हैं, और यह निस्संदेह ब्रह्मांड में सबसे अच्छी साधना तकनीकों में से एक है, जिसकी तुलना में कोई अन्य बॉडी रिफाइनिंग तकनीक भी नहीं है। स्वर्ग विरोधी विशेषताएं। हालांकि इस तकनीक को कई लोगों द्वारा व्यापक रूप से एक अप्राप्य खजाने के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह हमेशा स्वर्गीय सम्राट के हाथों में थी, जो इस तकनीक का इलाज करने के लिए जाने जाते थे जैसे कि यह उनका अपना बच्चा था। सुयांग के हाथ इतना खजाना कैसे लगा? निश्चित रूप से उसने इसे स्वर्गीय सम्राट के हाथों से यूं ही नहीं छीन लिया, है ना? कई क्षणों तक सोचने के बाद भी कियूयू के दिमाग में कुछ भी नहीं आया, भले ही उसने कितनी भी कल्पना की हो, क्योंकि यह बस एक अकल्पनीय उपलब्धि थी। अध्याय 73 सम्राट श्रेणी स्वर्गीय संविधान। वास्तव में मैं 7 दिव्य उदात्त ग्रंथों में से एक दिव्य शरीर शोधन शास्त्र की खेती कर रहा हूँ। अगर मैं संप्रभु श्रेणी की औषधियों का उपभोग करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम पृथ्वी आत्मा के विषयों में जानना होगा, सुयांग ने कहा। ये स्वर्गीय सम्राटों से मिला होगा, है ना? मुझे नहीं पता कि आप फिर 4 दिव्य स्वर्गों के महान शासकों के साथ 3 मित्रवत थे, लेकिन उन्होंने आपको शाश्वत प्रतिशोध की चट्टान पर क्यों भेजा था? कियू ने चेहरे पर संदेह के भाव के साथ पूछा, जो उसकी सजा के पीछे की असली वजह से नाराज था। मुझे यह मत बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसे चुराया गया था। हालांकि इसका कारण यह नहीं था कि कोई स्वभाव नहीं था, क्योंकि स्वर्गीय सम्राट ने सुयांग की अपनी बेटी के साथ सोने की कहानी को छिपा कर रखा था ताकि इससे पहले दुनिया में कोई भूकंप न हो। सुयांग जोर से हंसे। स्वर्गीय सम्राट इस ब्रह्मांड में सबसे मजबूत अनुभव में से एक है। मुझे संभावना है कि वह कैसे चोरी कर सकता है जब मुझे अपने पिछले जीवन में कठिन से एक चरम क्रांतिकारी कहा गया था। मैंने स्वाभाविक रूप से इसे कानूनी रूप में लिया है से प्राप्त किया गया था। उसका वैकल्पिक रूप से कृत्रिम रूप धारण किया गया और बुदबुदाया। हालांकि मैंने भी उस समय मुझे दिव्य शरीर शोधन शास्त्र देने की उम्मीद नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियूयू ने, जो उसकी बड़ी बात थी, उससे इसके बारे में नहीं पूछा। हालांकि उसके साथ तब से है जब वह एक बच्ची थी, फिर भी उसके बारे में कई बातें हैं जो रहस्यों में डूबी हुई हैं। उसकी माँ से कैसे मिला? आखिरकार उन्होंने मून पैलेस में एक ट्यूटर के रूप में कैसे रहना महसूस किया और आखिरकार वह अपने पिता के तुल्य व्यक्ति बन गए। शरीर शोधन की बात कर रहे हैं। सुयांग ने कियूए की ओर देखने के लिए अपनी सहभागिता खो दाई और उन्होंने कहा,
क्यूए, हालांकि आप यहाँ अपने साधना आधार के बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्राचीन संविधान चंद्र ग्रहण के बारे में क्या? पिछली बार जब मैंने चंद्रमा देखा था तो आप 2 चंद्रमा बनाने के लिए सक्षम थे, अब आप कितना चंद्रमा बना सकते हैं? चंद्र ग्रहण एक सम्राट श्रेणी का स्वर्गीय संविधान है जो पवित्र चंद्र महल के अंदर के परिवार के लिए अद्वितीय है, और क्यूयू, जो चंद्रमा भगवान और चंद्रमा की देवी के प्रत्यक्ष वंशज हैं, उनके पास स्वाभाविक रूप से यह होगा। और जी जिंगफेंग की रॉयल ग्रेड 100 पॉइजन बॉडी की तुलना में ये 3 ग्रेड बेहतर था। उनके प्रश्नावली में ये भी कहा गया है कि उनके कीमती सामानों में से एक में एक बूंद की बूंद है। तीथरी, उसने डरपोक स्वर में कहा। केवल 3, सू यांग ने जोर से कहा। आप पिछले हजारों वर्षों से क्या कर रहे हैं? और क्या आप युहाई की बेटियां हैं? किस परिवार में सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय संविधान में से एक थीं? मैं केवल उस निराश व्यक्ति की कल्पना कर सकता हूं जो वह यहां हो सकती है। उनकी खेती के आधारों में अंतर के बावजूद सू यांग ने कियू को इस तरह का व्याख्यान दिया जैसे कि वह सिर्फ एक बच्ची थी। कियू ने अपना सिर नीचे ले लिया और एक भी याचिका बिना उनके व्याख्यान स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वह अतीत में जब भी साक्षियों से मिलते थे तो उनका व्याख्यान नीचे की ओर जाने जाते थे। और अजीब बात है, हालांकि सू यांग उसे व्याख्यान दे रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कियू के दिमाग में अपने बच्चों को व्याख्यान देना माता पिता का काम था, इसलिए सू यांग द्वारा व्याख्यान दिए जाने से वह उसकी नज़र में एक पिता की तरह दिखने लगा और इससे उसे खुशी का एहसास हुआ। आप किस बारे में मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? यहाँ सुनो, क्यू, जब आपकी माँ जीवित थीं तो मैंने उनसे एक वादा किया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है और वह अब आपको मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ नहीं रहेंगी, मैं आपके लिए तब तक यहाँ रहूँगा जब तक मैं आपको अकेला छोड़ने में आश्वस्त नहीं हो जाता। सू यांग के शब्दों ने तुरंत क्यू के चेहरे की मुस्कान को मिटा दिया और वह कांपती हुई चौड़ी आंखों से उसे देखने लगी। भले ही वह उसके साथ उस बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था जो 2 सहस्राब्दी का होने के बावजूद खुद से चल नहीं सकता था, वह उसकी बातें सुनकर खुशी के आंसू रोने से खुद को नहीं रोक सकी। कुछ घंटे पहले जब हम पहली बार मिले थे तब ये सोचना कि तुम इतने बहादुर और दबंग थे, तुम अभी भी एक छोटे से लड़के हो। सू यांग हंसे और फिर उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बॉक्स निकाला। यहाँ, इस चरम यिन फूल को ले लो जो मुझे संयोग से मिला था। इसे आपके स्वर्गीय संविधान में मदद करनी चाहिए, भले ही थोड़ी सी ही सही, उसने लापरवाही भरी अभिव्यक्ति के साथ उससे कहा। धन्यवाद, वरिष्ठ सू। क्यू, जो पहले से ही जानता था कि उसके पास एक है, उस फूल को स्वीकार करने पर हंसा जो उसने उससे लिया था, बिना ये जाने कि यह उसका था। सू यांग, हम अब सेक्रेड मून पैलेस में नहीं हैं, इसलिए अब से मुझे सू यांग कहकर बुलाएं, उसने अचानक उससे कहा। सू यांग, उसने कठोर भाव से कहा। इतने लंबे समय तक उसे सीनियर सू कहने के बाद उसके नाम का उपयोग करने में थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। या आप मुझे बस पिता कह सकते हैं? हा, सू यांग ने मजाक में कहा। हालांकि उनके मजाक को क्यू ने गंभीरता से लिया, जो बचपन से ही उनसे ये शब्द कहना चाहती थी। मैं समझती हूँ, पिताजी। हालांकि यह शर्मीली लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी और गर्व की भावना थी। सू यांग ने आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने ये सोचकर उसे सुधारा नहीं कि यह मानसिक रूप से उसके लिए बेहतर होगा। उस बिंदु से आगे दोनों बेतरतीब चीज़ों के बारे में बात करने लगे। दोनों पूरी रात बिना रुके एक दूसरे से बात करते रहे और सूर्योदय होने पर ही रुके। जब सुबह हुई, सू यांग कमरे से बाहर चली गई और क्यू को उसके द्वारा दिए गए चरमयीन फूल की खेती करने के लिए अंदर छोड़ दिया। हालांकि उसने उसका अनुसरण करने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया और उससे कहा कि वह इस संप्रदाय में एक शिष्य के रूप में अपने रास्ते पर चलते हुए खुद को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करे। जबकि क्यू इस दुनिया में किसी भी खतरे से बचने के लिए काफ़ी मजबूत थी, वही बात सू यांग के लिए नहीं कही जा सकती थी, और वह जब भी क्यू को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके अपने गुरु के रूप में अपनी गरिमा और एक आदमी के रूप में अपने गौरव को बेशर्मी से फेंकने के लिए तैयार नहीं था, खतरा आ जाएगा। सू यांग अपने घर के बाहर खड़ा था। इस दुनिया में आने के बाद से वह पहले से कहीं अधिक तरोताजा महसूस कर रहा था, और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो क्यू से बात करने के बाद उसकी पीठ से एक बड़ा पहाड़ उठ गया हो। फिर वह संप्रदाय के केंद्र की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां परीक्षा हॉल स्थित था, एक ऐसा स्थान जहां बाहरी कोर्ट के शिष्य परीक्षा देने जाते हैं यदि वे आंतरिक कोर्ट के शिष्य बनना चाहते हैं। अध्याय 74 आंतरिक न्यायालय शिष्य मूल्यांकन करता। एक बार जब एक बाहरी अदालत का गहन आत्मा क्षेत्र आगे बढ़ जाता है तो वे परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की योग्यता अर्जित करते हैं, जहां उन्हें ये साबित करने के लिए कई आकलन करने पड़ते हैं कि उनके पास के अदालत के शिष्य क्या बन जाते हैं के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं या नहीं। यदि वे परीक्षण कर लेते हैं तो वे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के एक गौरवशाली इनकोर्ट शिष्य के रूप में परीक्षण हॉल छोड़ देंगे। इनकोर्ट के शिष्यों को न केवल बाहरी कोर्ट के शिष्यों की तुलना में अधिक और बेहतर उपचार प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्रवेश करने की भी आवश्यकता होती है, एक ऐसी जगह जहां गहनता से भीड़ होती है और इनकोर्ट के विद्यार्थी उस स्थान पर किराए पर रहते हैं।
जब तक वे खर्च कर सकते हैं तब तक उनके दोस्त। चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस संप्रदाय से अतिरिक्त समर्थन के अलावा एक सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रत्येक बाहरी अदालत का शिष्य इन कोर्ट का शिष्य बनने का प्रयास कर रहा है। सू यांग अब परीक्षा हॉल के सामने खड़ी थी। एग्जाम हॉल एक मंजिल वाली अष्टकोणीय इमारत थी जिसमें भगवा प्रतीक की तरह दिखने वाले आकार के अलावा दिखने में कुछ भी सामान्य नहीं था। जब सू यांग अंदर गए तो उनका स्वागत एक बड़े और भव्य कमरे ने किया जिसमें हर दिशा में दरवाजे थे और इस अष्टकोणीय आकार की इमारत के केंद्र में एक बुजुर्ग महिला का शिखर था जो किसी प्रकार के जेड पत्थर के साथ एक समुदाय था के बुजुर्ग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके ठीक बगल में एक स्टैंड पर एक गेंद का आकार। जब सू यांग उस स्थान के अंदर चली गईं तो संप्रदाय के बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल उन्हें खाना पकाना रखा था। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आंतरिक अदालत के लिए परीक्षा देने आया हूँ। अपने हाथों को आंकने के लिए पत्थर पर प्रदर्शित ये निर्धारित किया गया कि आप गहराई आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गए हैं या नहीं, उन्होंने न्यूत स्वर में कहा। सू यांग ने सिर हिलाया और अपने बगल में स्टैंड पर पत्थर जैसी दिखने वाली चीज के पास रखी और उसने कपड़े से उस पर अपना हाथ रख दिया। अनुमान के पत्थर को खोदने के कुछ क्षण बाद जैद पत्थर सुनहरे रंग में चमकने लगा। संप्रदाय के बुजुर्गों ने आक्षेप के पत्थर से प्राप्त हरी रोशनी को देखकर हिलाया सिर और उन्होंने कहा, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि आपकी साधना का आधार गहन आत्मा क्षेत्र के भीतर है। एक पल के लिए बने रहें जब तक कि परीक्षकों में से एक बार तुम्हें वापस नहीं लेना चाहिए। सू यांग ने सिर हिलाया और चारों ओर खड़ा होना शुरू कर दिया। उन्होंने इस स्थान को घेरने वाले बेटेरे को देखा और विचार किया कि इन कोर्ट में शिष्य के रूप में पहचाने जाने के लिए किस तरह की आवश्यकता है। इस ताकत का आकलन क्या था? शायद ये ज्ञान की परीक्षा थी। पिछली बार सू यांग ने कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसके दिमाग में ऐसी कोई याद नहीं थी जो इस समय उसकी कोई मदद कर सके। कई मिनट तक कायम रहने के बाद आखिरकार कोई परीक्षा हॉल के अंदर नहीं आया। यह एक आकर्षक महिला थी जो कैजुअल कपड़े पहने हुई थी, जो संप्रदाय से संबंधित नहीं थी, और जब उसकी नज़रें सू यांग से मिली तो उसकी नज़रों से एक गहरा एहसास हुआ। हालांकि जब संप्रदाय के बुजुर्गों ने नवगंतुक का चेहरा देखा तो उनके संबंध खराब हो गए। आप क्या हैं? आपको सू यांग होना चाहिए। मैं इस स्थान के लिए परीक्षकों में से एक हूं और मैं ये देखूंगी कि क्या आपके पास इन कोर्ट शिष्य बनने की क्षमता है या नहीं। परीक्षक ने अपने कदमों को रोके बिना कहा। तुरंत अभिभूत हो गई बुजुर्ग महिला जो भी कहने जा रही थी। सू यांग ने इस आकर्षक परीक्षक को ऊपर से नीचे तक देखा और वह अपनी खोज पर मन ही मन मुस्कुराने लगा। एल्डवो, इस समय इनमें से कौन सा कमरा मुफ्त है? परीक्षक ने चकित सेक्टेल्ड से पूछा, जिसने उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। वे सभी अभी उपयोग के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, फिर हम इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद परीक्षक बेतरतीब ढंग से एक दरवाजे पर चला गया और सू यांग को अपने पीछे आने का इशारा किया। जब सू यांग आकर्षक परीक्षक के साथ कमरे में दाखिल हुई तो एल्डवू नामक संप्रदाय के बुजुर्ग ने चकित आंखों से देखा। उसका मन कई सवालों से भर गया। वह यहाँ परीक्षा हॉल में क्या कर रही है, और एक परीक्षक के रूप में? सू यांग के पीछे का दरवाज़ा बंद होते ही बुजुर्ग वू ने चुपचाप विचार किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जिस कमरे में सू यांग ने अपनी जांच के लिए प्रवेश किया था उसके अंदर केवल एक ही वस्तु दिखाई दे रही थी, जो कि आरामदायक सामग्री से सुसज्जित एक छोटा बिस्तर था जो कि किसी भी चीज से अधिक मालिश की मेज जैसा दिखता था। इस छोटे से कमरे के केंद्र में रखा गया था। ये है। सू यांग ने पहले से ही अच्छी तरह से अंदाजा लगाने के बावजूद कि इस परीक्षा का क्या मतलब है, आकर्षक सुंदरता को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि हमारा संप्रदाय दूसरों से थोड़ा अलग है। सामान्य संप्रदायों के विपरीत, जब आपके साथी को संतुष्ट करने की बात आती है तो हम आपकी लड़ाकू क्षमताओं, नहीं आपकी कच्ची ताकत की उतनी परवाह करते हैं जितनी हम आपकी तकनीकों की परवाह करते हैं। इस प्रकार आप शरीर के किसी भी यौन अंग को छुए बिना मुझ पर अपनी तकनीकों का उपयोग कर रहे होंगे और मैं आपकी तकनीकों के आधार पर आपको ग्रेड दूंगा, परीक्षक ने समझाया। मैं आपकी बाहों और हाथों को हिलाने के तरीके, आपकी उंगलियों के दबाव, आपके साथी की कमजोरियों को पहचानने की आपकी क्षमता और आपकी तकनीकों से मुझे जो समग्र आनंद मिला है, हर चीज़ की ग्रेडिंग करूंगा। और मैं आपको पहले ही बता दूंगा, मेरे मानक बहुत ऊंचे हैं और मैं अपने फैसले में सख्त हूं, इसलिए यदि आप बेकार हैं तो मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगी, उसने इच्छा पर जोर देते हुए जारी रखा। सू यांग उसकी बातें सुनते हुए चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध दिख रही थी। अब आप उतने आश्वस्त नहीं दिखते। क्या आप इससे पहले कि मैं आपका एक पुरुष होने का गौरव खो दूं, आप चले जाना चाहते हैं? परीक्षक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हा। सू यांग उसकी बातें सुनकर अचानक हंस पड़ी। तुम्हें लगता है कि तुम में वह सब कुछ है जो मुझे शर्मिंदा करने के लिए आवश्यक है? फिर मैं तुमसे वही बात कहूंगा, क्या तुम वाकई आज मेरे परीक्षक बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अभी मेरे आने से पहले उस दरवाजे से निकलने का मौका दूंगा। तुम्हें एक ऐसे जानवर में बदल दो जो केवल खुशी में चिल्लाने में सक्षम हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। परीक्षक ने उसे सिकुड़ी आंखों से देखा। उसकी मुस्कुराहट उल्टी हो गई। अच्छा,
तो फिर मुझे अपनी तकनीकों का अनुभव करने दो और देखो कि क्या वे उतनी अच्छी हैं जितना तुम मानते हो, या क्या वे तुम्हारे मुंह जितनी घटिया हैं। उसने ठंडे स्वर में कहा, और वह बिस्तर के पास जाने लगी जो मसाज टेबल जैसा लग रहा था। सुयांग मुस्कुराए और हंसते हुए मन में सोचा, किसने सोचा होगा कि इन कोर्ट शिष्य बनना इतना आसान होगा। अध्याय 75। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यहाँ छुओ। मंदबुद्धि रोशनी वाले कमरे के अंदर परीक्षक ने मोहक तरीके से धीरे धीरे उसके कपड़े उतारे, जिससे उसकी जैद त्वचा और काले अंडरगारमेंट्स दिखाई देने लगे। उन्होंने कहा, मुझ पर अपनी तकनीक के लिए आपके पास केवल 1 घंटा है। फिर उसने छत की ओर पीट करके देखा और उसने सुयांग की ओर देखा। ठीक है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपका ऑटोमोबाइल भी एक ग्रेड का है, उसने कहा। सुयांग ने अपनी बातें धीरे धीरे अपने पास रखीं। उसने अपनी लागतें कुगेन और अपनी कोमल त्वचा को महसूस करना शुरू किया जो टोफू की तरह का व्यवसाय था। मुझे पता है कि मेरी त्वचा पर बहुत सारे व्यवसाय और आकर्षण हैं, लेकिन आप जल्दी क्या कर सकते हैं और मुझे अपनी तकनीक कैसे सिखा सकते हैं? कुछ सेकंड बाद परीक्षक ने अधीरता से कहा। सुयांग ने अपनी बातों का जवाब नहीं दिया और अपनी त्वचा को सहलाना जारी किया। कुछ क्षण बाद उसने अपने गैजेट्स पर प्रेशर गन शुरू कर दी और अपनी उंगलियां धीरे धीरे अपनी त्वचा में धंसने की जगह ले ली। फिर उसने अपनी छोटी छोटी मूर्तियां, अपनी प्लास्टिक भुजाओं और अपनी सुंदर पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया जब तक कि वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। सुयांग ने आमतौर पर किसी भी पागल तकनीक का उपयोग बिना परीक्षक की मालिश के किया। जब उसे परीक्षण के कुछ मिनट बाद पता चला तो वह जाग गई। वह आखिर क्या कर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। वह सुयांग के एक जामिना बनने से पहले अपने छोटे म्यूजिक स्टॉल के बारे में जानती थी, लेकिन इसी दौरान वह और भी भ्रमित हो गई। इस समय उनकी तकनीकें इतनी दर्जे की कैसे हो सकती हैं, जबकि उनकी मालिश सेवाओं का अनुभव करने वाला हर किसी प्रकार की मालिश देवता के रूप में उनकी प्रशंसा करता है। यहाँ कुछ सादृश्य था और वह निश्चित रूप से अपनी तकनीक को छुपा रही थी। क्या वह खुद को रोक रही है? लेकिन किस लिए? क्या वह इन कोर्ट का शिष्य नहीं बनना चाहती? उसने खुद से पूछा। उनके सुझावों को समझने में अयोग्य परीक्षक ने कुछ मिनट कहा और निर्णय लेने का इंतजार किया। लेकिन अफसोस 10 मिनट बाद भी सुयांग ने उसे सामान्यता के साथ मालिश करना जारी रखा और इस परीक्षक नाराज हो गया जो उच्च उम्मीदों के साथ यहाँ आया था। आपने जो अज्ञानता प्रकट की है, उसके बाद आपने मुझे ये बक्सा दिखाया है। एकमात्र इन कोर्ट शिष्य, तो आप अभी भी बाहर निकल सकते हैं, वह अंतःकरण से बोली। सुयांग ने उसकी बातों पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसने शांत स्वर में कहा, इस परीक्षा में अगर मंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत समय बचा है जिससे मजबूत आज मेरे परीक्षक होने पर पछतावा हो। लेकिन तुम्हारी ऐसी स्थिति है, ओबीस्ट बनने की अर्ली करो में, फिर मुझे शुरुआत को पूरा करने में मदद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बातें सुनकर परीक्षार्थी के चेहरे पर ठंडक पड़ गई। वह वास्तव में उसे निकटतम दृष्टि से देख रहा था। यदि उसे उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है तो वह 3 हुली डॉल में बात करने की हिम्मत नहीं करता है। अगर अब से तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो मैं तुरंत तुम्हें असफल कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... अच्छे से। सुयांग ने अपने शरीर को फैलाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह दौड़ने जा रहा हो। कुछ क्षण बाद वह परीक्षक के सामने खड़ा हुआ और धीरे से उसकी पीठ पर अपनी 10 उंगलियों में से प्रत्येक को एक अलग स्थान पर दबाया और उसने अचानक उसे उसकी त्वचा में धकेल दिया। वाह टिल्ड! परीक्षक को अचानक उसके पूरे शरीर में आनंद की तीव्र अनुभूति फैलती हुई महसूस हुई, जिससे वह अनजाने में कराहने लगी। उसने मेरे साथ क्या किया? वह मन ही मन रो पड़ी। परीक्षक को यकीन था कि उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर थीं, फिर भी उसे अपने पूरे शरीर पर आनंद क्यों महसूस हो रहा था? ऐसा महसूस हुआ मानो सुयांग के एक जोड़ी से अधिक हाथ उसके शरीर को एक साथ छू रहे हों। आप पहले से ही इसे महसूस कर रहे हैं, जबकि मैंने इसमें मुश्किल से कोई प्रयास किया है, सुयांग ने चिढ़ाया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे आपकी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, बस करते रहें। इस कदर। आह टिल्ड! खुशी की एक और लहर ने उसके दिमाग पर हमला किया, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा तेज। उसके मुंह से एक और अचानक कराह निकलने पर मजबूर कर दिया। सुयांग ने अपनी अंगुलियों को उसके शरीर पर विशेष स्थानों पर दबाना शुरू कर दिया, प्रत्येक को एकदम सही दबाव के साथ त्रुटिहीन परिशुद्धता के साथ बनाया गया था। ये क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। परीक्षक खुशी से कराहता रहा, उसका शरीर खुशी से झुरझुरी से भर गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसके शरीर को आनंद से भस्म होने की अनुभूति कम नहीं हुई, ये केवल मजबूत होती गई। वास्तविक मालिश के कुछ मिनट बाद परीक्षक ने अचानक भावुक आवाज में कहा, ती मेरे अन्य हिस्सों को भी छुओ। छूने की इच्छा से यह जल रहा है। आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं? अगर आप मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे कि आप कहाँ छूना चाहते हैं तो मुझे समझ नहीं आएगा। सुयांग ने आत्मसंतुष्ट चेहरे के साथ कहा, यहाँ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहाँ छुएं। परीक्षक ने कहा और उसने अपने पैरों के बीच का काला कपड़ा एक तरफ खींच लिया, जिससे उसकी भीगी हुई बिल्ली दिखाई देने लगी।
लेकिन आपने शुरुआत में कहा था कि मुझे किसी भी यौन अंग को छूने की अनुमति नहीं है। सू यांग ने उसे उत्तेजित करने के लिए मासूमियत का अभिनय करना शुरू कर दिया। और मैं अब कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं। जल्दी करें और इसे पहले ही कर लें। उसके रवैये से अधीरता और चिढ़ महसूस करते हुए परीक्षक ने सू यांग को उसकी कलाई से पकड़ लिया और उसके निचले होठों की ओर खींच लिया। सू यांग उसकी हरकत पर हंसा और अपने हाथ हिलाने लगा। उसने एक हाथ से उसके फिसलन भरे होठों को रगड़ना शुरू किया और अपने दूसरे हाथ से उसके एक बड़े स्तन पर उसके उत्तेजित निप्पल को चुटकी से मसल रहा था। आटिल्ड, उसके शरीर पर हुए तीव्र उत्तेजना को देखकर परीक्षक जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसके अलावा उनके शरीर में आनंद इतना तीव्र था कि केवल 1 मिनट के अंदर जब सू यांग ने अपनी योनि को छूना शुरू किया तो उन्हें सबसे पहले ही उनके शरीर में तीव्र झुंझुनी महसूस हुई। ये झुंझुनी का पता चला जो उसके खून में सुंदर हो रहा था। उसके शरीर को हिंसक रूप से कंपाने लगा और ये तेजी से उसके पूरे शरीर में गिर गया जब तक कि यह उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच गया जो सू यांग रांचा द्वारा जा रहा था। टिल्ड, वह अचानक अपने फेफड़े के शीर्ष पर कराह उठा और उसके शरीर के अंदर से चमकते पानी की एक धारा जिसने लगभग पूरी दीवार को ढक दिया। उद्धरण चिन्ह। सू यांग एक जामिन के हिलते हुए शरीर पर अपनी अलग लू के मजबूत स्थिति में रहीं और ऐसा दृश्य देखने के बावजूद अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करती रहीं। अध्याय 76 तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो? सू यांग ने शांत स्वर में कहा, देखें क्या दृश्य है। परीक्षक चुप रह रहा था, लेकिन उसका चेहरा 1 सेकंड पहले की तुलना में अधिक तमतमाया हुआ लग रहा था। एक और क्षण के बाद सू यांग ने जारी किया, इस आकलन के लिए हमारे पास अभी भी 1 घंटे से अधिक समय बाकी है। उसने कहा जब उसका हाथ फिर से उसके शरीर के पास था। रुको, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ हूं। परीक्षक को संभलने का मौका दिए बिना सू यांग ने कहा, वरिष्ठ, मैं विश्वसनीयता से प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय का एक गौरवान्वित इनकोर छात्र शिक्षा चाहता हूं, इसलिए मैं पूरी विश्वसनीयता के साथ ये परीक्षा देता हूं। जब तक यह आकलन पूरा नहीं होता है मैं यही कहूंगा, इसे अपना सब कुछ दे दो। सू यांग, कमीने, मुझे पता है कि तुम कौन सा खेल के साथ प्रयास कर रहे हो। मेरी अपनी किस्मत आजमाने की हिम्मत मत करो। टिल्ड, अपने वाक्य के बीच में उसने अचानक महसूस किया कि सू यांग की उंगलियां उसकी क्लासरूम को सहला रही थी, जिससे उसकी पहली से ही हिलती हुई बॉडी एक पुल की तरह ऊपर की ओर झुक गई थी। चिंता मत करो बुजुर्ग, मैं संप्रदाय को अपमानित न करने की उम्मीद करता हूं कि अगले 1 घंटे तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वैसे आप गंभीर हैं। परीक्षक ने अपनी ओर से दृष्टि डाली। उसे चिंता थी कि अगर सू यांग अगले 1 घंटे तक अपनी बच्ची की मालिश करती रही तो उसका मन तेजी से आनंद से पागल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह इस भावना की आदी होने से डरती थी और खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। क्या ऐसा लग रहा था जैसा मैं मजाक कर रहा था? सू यांग ने अपनी ओर से जो आश्चर्य देखा। मैं इस परीक्षा को बहुत बेकार से ले जा रहा हूं और भी ऐसा करना चाहिए। मेरे पास मजाक के लिए समय नहीं है, उसने कहा और अपनी अंगुलियों से आपको अपनी गुफाओं में घुसवा लिया। परीक्षक की आंख पीछे मुड़ गई और उसकी जीभ मुंह से बाहर निकल गई, जिससे एक अश्लील अभिव्यक्ति हुई। जो सेकंड घंटों की तरह महसूस होते थे वे तुरंत मिनटों में बदल दिए जाते थे, और जब आधा घंटा बीत जाता था तो परीक्षा कठिन से सच में रह जाती थी। उनका पूरा शरीर बड़ा हो रहा था, ऐसी लग रही थी जैसे वह अभी अभी किसी हॉट रूम से केड हो। शरीर का निचला भाग कांस्टेंट इंजेक्शन मारा जा रहा था और कभी कभी उसके कॉलेज से तरल पदार्थ की धार निकल जाती थी। सीनियर, 1 घंटा हो गया है। अब मैं अपने शस्त्रागार को छोड़ रहा हूं और मेरे लिए अपमानजनक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए समय सीमा पर हूं। सू यांग ने अपने कपड़ों को ठीक किया और अपने कमर पर सैश कसते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह। परीक्षक ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल योग्यता लेता रहा। हालांकि नौकरी पेशा के रूप में कहा गया था, वह उसे जवाब देने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि वह लगातार कराहने से इतनी थक गई थी कि उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक बंद रही थी। हालांकि जैसे ही सू यांग ने कमरे से बाहर का नज़ारा देखा, उसकी आंखों में उसकी आंखों की झलक दिखाई दी और उसकी नज़र में कई जटिल भावनाएं चमक उठीं। मैं वास्तव में कभी नहीं समझ पाई कि वे उसके जैसे किसी व्यक्ति को इस संप्रदाय में क्यों भेजना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब उनके विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना शुरू कर रही हूँ। उसने मन ही मन आह भरी। एक बार जब वह परीक्षा कक्ष से बाहर निकला तो बाहर इंतजार कर रही बुजुर्ग महिला की नज़र उस पर पड़ी। परिणाम क्या रहे? क्या आप उत्तीर्ण होने में सफल रहे, या हमेशा की तरह पूरी परीक्षा के दौरान उसके चेहरे पर ऊब का भाव था? सू यांग उसके सवाल पर मुस्कुराए और उसने कंधे उचकाए। उसने मुझे अभी तक कोई ग्रेड नहीं दिया है, इसलिए मुझे भी परिणाम नहीं पता, उसने शांत स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे परिणामों के बारे में जरा भी चिंता नहीं थी। यह अजीब है। आप आमतौर पर कमरे से बाहर आने से पहले परिणाम प्राप्त करेंगे। इसके बारे में बोलते हुए, संप्रदाय कहाँ है आपका परीक्षक? उसने हैरान भाव से उससे पूछा।
सीनियर अभी भी कमरे के अंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कुछ समय के लिए बाहर आएगी, सू यांग ने इस तरह से कहा जिससे ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक है। वह बाहर क्यों नहीं आएगी? क्या उसे कुछ हुआ है? उसने उससे आगे पूछताछ की। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन यदि आप स्वयं उससे पूछें तो मुझे यकीन है कि आप स्थिति को समझ जाएंगे, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उलझा हुआ बुजुर्ग महिला उसकी बातों पर भड़क गई। परीक्षक के लिए संभवतः क्या जटिलताएं हो सकती हैं जिनकी वास्तविक स्थिति उनसे कहीं अधिक है, जब वे केवल आंतरिक न्यायालय की परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। सू यांग ने फिर जारी रखा, मैं अभी छुट्टी ले रहा हूं। जब तक नतीजे तय नहीं हो जाते मैं अपने रहने वाले क्वार्टर में ही रहूंगा ताकि आप मुझे वहां पा सकें। जब सू यांग दरवाजे से बाहर निकला तो बुजुर्ग महिला ने उसे नहीं रोका। इसके बजाय वह उस कमरे में चली गई जिसका उपयोग सू यांग के मूल्यांकन के लिए किया गया था। हालांकि कमरे में प्रवेश करने पर, जो अजीब तरह से आर्द्र था, बुजुर्ग महिला अपने सामने मौजूद आंखों को चौंका देने वाले और दिमाग हिला देने वाले दृश्य को देखकर सदमे में चिल्ला उठी। एमएम मात्र सत्ता संप्रदाय के बुजुर्ग परीक्षक का समर्थन करने के लिए दौड़े, जो इस प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के 2 संप्रदाय मास्टरों में से एक था। हालांकि जब सेक्ट एल्डर उसे छूने के लिए काफी करीब आ गया तो सेक्ट मास्टर ने घबराई हुई आवाज में उससे कहा, मुझे मत छुओ। मेरा शरीर इस समय बहुत संवेदनशील है और अगर तुम इतना धीरे से भी करोगी तो पागल हो जाऊंगा। इसे छुओ। कुलमाता जिस शर्मनाक स्थिति में थी, उसे देखकर संप्रदाय के बुजुर्गों की आंखों में आग जलने लगी। क्या ये सब उस शिष्य के कारण हुआ? मैं उसे अभी ढूंढ लूंगा। और इंतजार। कुलमाता ने तुरंत उसे सू यांग को पकड़ने के लिए दरवाजे से बाहर भागने से रोक दिया। मुझे खेद है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा शर्मनाक दृश्य देखना पड़ा, लेकिन जो कुछ तुमने यहाँ देखा उसे भूल जाओ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सू यांग को मत छुओ। क्या आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या वह कारण नहीं है कि आप इस तरह देख रहे हैं? संप्रदाय के बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा। वह अब भी सू यांग की रक्षा कैसे कर सकती थी, जिसने स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं को पार कर लिया था? इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह केवल एक बाहरी दरबार का शिष्य था। एकमात्र शिष्य, जो अभी भी इनकोर्ट का शिष्य नहीं है, ने स्वर्ग के लिए कुलमाता पर हमला किया था। यदि पितृसत्ता को इस घटना के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से क्रोध में संप्रदाय को उलटपुलट कर देता। इस घटना के लिए मुझे दोषी ठहराया जाएगा। कुलमाता ने आह भरी। आज परीक्षा हॉल में उपस्थित होने के मेरे पास अपने कारण हैं, विशेष रूप से उनके परीक्षक के रूप में। लेकिन ये भी सच है कि मैंने ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। उसकी तकनीकें, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके भीतर इतनी भयानक तकनीकें छिपी होंगी। मातृसत्ता को अपने शरीर का तापमान फिर से बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने उसके शरीर को कैसे संभाला था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय के बुजुर्ग अवाक थे। इस समय कुलमाता के चेहरे पर मुस्कान क्यों है? इसके अतिरिक्त, जब मैं पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में हूं तो वह गहन आत्मा क्षेत्र में एकमात्र शिष्य है। अगर मैं उसके कार्यों को स्वीकार नहीं करता तो क्या वह मेरे साथ काम पूरा करने के बाद भी उस दरवाजे से बाहर निकल पाएगा? कुलमाता ने कहा, जिसने अचानक संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीमी आवाज में बोलना जारी रखा, वैसे भी आज यहाँ जो हुआ उसके बारे में भूल जाओ। अगर मैं आज जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ी सी भी अफवाह सुनता हूँ तो आप सबसे पहले होंगे पधारें। ये सीधे मेरी, कुलमाता की ओर से एक आधिकारिक आदेश है। जब संप्रदाय की बुजुर्ग ने कुलमाता की आंखों में हत्या का इरादा देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुलमाता मजाक नहीं कर रही थी, और अगर उसने आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी लीक की तो वह निश्चित रूप से मार दी जाएगी। टीकी ये शिष्य कुलमाता के आदेश को समझता है और उसका पालन करता है। कुलमाता थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अच्छा अब बाहर निकलो और मुझे थोड़ा आराम करने दो। तुम मेरा शर्मनाक प्रदर्शन पहले ही काफी देख चुके हो। संप्रदाय के बुजुर्ग तेजी से कमरे से बाहर भागे और कुलमाता को अंदर अकेला छोड़ दिया। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। हालांकि कुलमाता आमतौर पर शांत स्वभाव की होती है, लेकिन एक बार जब वह गंभीर हो जाती है तो पितृसत्ता भी डर के मारे डर सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर भी कमरे के अंदर अपने शरीर की कुछ ताकत वापस पाने के बाद कुलमाता धीरे धीरे उठ बैठी। वह छोटा दुष्ट सू यांग, ये सोचने के लिए कि वह इतने लंबे समय से ऐसी अप्रत्याशित प्रतिभा को मुझसे छिपा रहा है। वह जोर से हंसी। फिर उसने अपनी उंगलियों का उपयोग अपनी गुलाबी गुफा के अंदर खोदने के लिए किया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने छेद के भीतर कुछ खोज रही हो। एक क्षण के बाद उसने अपनी उंगलियां वापस निकालीं, जो उसकी उंगलियों के बीच में किसी प्रकार के चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई थीं। इसे देखने के लिए कुछ सेकंड का समय लेते हुए उसने अपनी उंगलियों को कामुक तरीके से चूसना शुरू कर दिया। अपने पवित्र पानी के साथ साथ अपनी उंगली पर लगे चिपचिपे पदार्थ का स्वाद भी चखने लगी। मैं उसके यान के भीतर शुद्ध यान फूल का स्वाद ले सकती हूँ, और काफी मात्रा में भी, उसने खुद से कहा, और उसके प्यारे चेहरे पर एक गहरी मुस्कान दिखाई दी।
तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो, छोटे बदमाश। अध्याय 77। यदि मैं इसके बजाय आपका साथी बन जाऊं तो क्या होगा। जब सू यांग अपने रहने वाले क्वार्टर में लौटी तो वह अपने दांतों से शरीर को साफ करने के लिए सीधे सेक्टर में चली गईं। खुद को साफ करने के कुछ मिनट बाद सू यांग अपनी आंखें बंद करके बैठ गईं और ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बीच क्यू उसके पास बैठा, उसकी गहरी गहरी दृष्टि से वह उत्सुक हो रही थी। वह अभी वह अजीब गंध के साथ घर क्यों आया, कहाँ गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पूरे शरीर से एक विदेशी महिला की गंध क्यों आती है। कियूयू ने इस रहस्यमय संप्रदाय में अपने जीवन के बारे में अन्वेषण किया था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ये देखकर कि सू यांग ने पहले ही कैसे साधना शुरू कर दी थी, वह समाप्त होने तक का निर्णय लेने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही क्यू ने सू यांग के खत्म होने का इंतजार किया, उसने संप्रदाय के चारों ओर देखने के लिए एक दिव्य भगवान क्षेत्र के क्रांतिकारी के रूप में अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। उस संप्रदाय के बारे में और अधिक विचारों की अपेक्षा की गई जिसमें सू यांग ने इस निर्णय को शामिल किया। आध्यात्मिक संवेदना एक अनोखी क्षमता है जो स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र से ऊपर के साधकों के करीब होती है, और यह उन्हें आत्मा से अपने परिवेश को स्कैन करने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें अपनी आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना दूर से नीरस बना दिया जाता है। देखने की सामग्री है। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान वाला एक साधक अपनी आंखें बंद करके भी दीवार के पीछे के व्यक्तित्व को देखता है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान की सीमा भी सिद्धांतों के आधार के साथ बहुत अधिक है, इसलिए उपयोगकर्ता मजबूत होंगे, वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से और भी अधिक और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जहां तक कियूयू का सवाल है, जो एक दिव्य प्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ था, उसकी आध्यात्मिक स्वाभाविकता के रूप में एक बड़े क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया गया था। ये पूरे प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय के हर इंच को कवर करने के लिए मजबूत था। वाह, एक अदृश्य लहर अचानक प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में बह गई और कियू के सिर में कई दृश्य दिखाई दिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ ही फिल्मों में झांकने के बाद कियू की ओर से आपके आध्यात्मिक ज्ञान से देखे गए अश्लील दृश्यों की संख्या को देखकर फिल्म से ब्रॉड हो गए। एक संप्रदाय में इतने सारे जोड़े कैसे हो सकते हैं। ये लगभग यही धारणा है कि इस संप्रदाय के अंदर हर कोई किसी अन्य शिष्य के साथ भागीदार हो गया हो। इसके अतिरिक्त उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से जो देखा, उसके अनुसार इस संप्रदाय के लगभग हर घर में यौन आश्रम होता था। और जबकि निवास वाले क्वार्टरों में कियूयू जैसे झांकने वालों को रोक के लिए उपदेश बाधाएं हैं, जब उनके जैसे दिव्य भगवान क्षेत्र विशेषज्ञ का उपयोग किया जाता है तो ये बाधाएं स्पष्ट कांच की तरह भी हो सकती हैं। ये संप्रदाय, ये स्थान में क्या हो सकता है। कियूयू ने सू यांग को प्रतिपक्षी विरोधी नजरों से देखा। एक क्षण के बाद, वह तुमसे भरा हुआ है। वह मुख्य रूप से स्थिर नहीं थी और वह सू यांग की खेती के फैसले का पूरी तरह इंतजार कर रही थी। सू यांग को अपनी खेती शुरू किए हुए कुछ घंटे बीत चुके थे। अपनी साधना में वह मूल्यांकन के अंतिम कुछ मिनटों के दौरान मातसत्ता से प्राप्त 3 क्यूई को आत्मसात कर रहा था, जहां मातसत्ता ने परीक्षा में दोहरी साधना जोड़कर कठिनाई को बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रारंभ में सू यांग ने उसके साथ दोहरी खेती करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे बनिंग लोड्स नीलामी घर में झांग शियुयंग के साथ हुई बातचीत याद आई कैसे उसने वास्तव में खेती करने का फैसला किया ताकि वह जल्दी से 4 दिव्य स्वर्गों में लौट सके, उसने स्वीकार कर लिया, कुलमाता के शरीर को अपने आलिंगन में ले लिया और उसके साथ दोहरी खेती की। अब मेरे पास क्यूयू भी है। मैं अब अपने साझेदारों के साथ नखरेबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वास्तव में इस दुनिया में जो भी मैं कर सकता हूं उसके साथ खेती करने और जल्दी से 4 दिव्य स्वर्गों में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सू यांग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों के भीतर एक गहरी रोशनी चमक उठी। उसके शरीर में भी बदलाव आना शुरू हो गया जब उसके पूरे शरीर में एक ताजगी महसूस होने लगी, मानो उसका गर्म खून ठंडे पानी में बदल गया हो जिससे उसके शरीर का सारा तनाव दूर हो गया हो। वह सच्चे आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया है। जैसे ही वह गहन आत्मा क्षेत्र को तोड़ने में सफल हुआ, कियूयू ने सू यांग के शरीर में तुरंत बदलावों को देखा। हालांकि वह उसकी अचानक सफलता से भ्रमित थी। हालांकि सू यांग खेती करने से पहले ही गहन आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था, उसने स्पिरिट स्टोन्स या मॉन्स्टर कोर जैसे किसी भी संसाधन का उपयोग किए बिना इतनी जल्दी सच्चे आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे किया। कियूयू को अपने शरीर पर कहीं भी गोलियों की गंध महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से किसी भी गोली का सेवन नहीं किया। तो वह वास्तव में है। जैसे ही कियूयू ने आह भरना चाहा, सू यांग ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, अगर आपके पास मेरे लिए प्रश्न हैं तो उन्हें रोककर रखने की कोई जरूरत नहीं है। कियूयू ने कुछ सेकंड के लिए चुपचाप उसे देखा और फिर अपना मुंह खोलकर पूछा, क्या आप भी इस संप्रदाय के शिष्यों के साथ दोहरी साधना में भाग ले रहे हैं। सू यांग अचानक मुस्कुरा दी। क्या इस संप्रदाय के शिष्य के रूप में ऐसा काम करना मेरे लिए अजीब है। उसने उसके प्रश्न का उत्तर अपने स्वयं के प्रश्न से दिया, क्या तुमने भी मेरी माँ के साथ ऐसा किया। कियूयू के निम्नलिखित प्रश्न ने सू यांग को चौंका दिया, जिससे उसका जबड़ा आश्चर्य से ढीला हो गया। मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर पहले से ही जानते हैं। सू यांग ने अपना गला साफ करने के बाद कहा।
सू यान के शब्दों के बाद कमरा शांत हो गया और क्यू ने सोचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या तुम मेरी माँ से प्यार करते हो? उसने एक क्षण बाद उससे पूछा, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। सहज रूप में, क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? बिल्कुल, तो फिर तुम दूसरी औरत के साथ क्यों सो रहे हो? सू यांग अचानक मुस्कुरा दी। खेती करने के लिए, उसने बिना सोचे 1 सेकंड भी लगाए उत्तर दिया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास संसाधनों की कमी है? क्या होगा यदि मैं आपको खेती के लिए आवश्यक सभी संसाधनों की आपूर्ति कर दूं? यदि आपको संप्रभु श्रेणी के खजाने की आवश्यकता है, तो मैं उन्हें अगले दिन तक प्राप्त कर लूंगा। यदि आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता है, भले ही मुझे जैद सागर को कई बार पार करना पड़े, मैं इसे प्राप्त करूंगा। इस तरह, आपके पास अब दोहरी खेती करने का कोई कारण नहीं होगा, है ना? अनगिनत वर्षों तक एक ही काम करने के बाद दोहरी साधना मेरे लिए दूसरी प्रकृति बन गई है। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी अचानक अपनी साधना का मार्ग बदलना आसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्यू चुप होकर लौट आया। हालांकि वह सू यान के प्लेबॉय स्वभाव के बारे में पहले से ही जानती थी, क्योंकि उसने यह बात उसकी माँ से उसकी मृत्यु के बाद सीखी थी। फिर भी उसे यह बात बहुत परेशान करती थी कि जिस आदमी से उसकी माँ प्यार करती थी वह किसी अन्य महिला को गले लगा रहा था, खासकर जब वह होगी अब से उसके पास रहना शुरू कर रहा हूँ। तो क्या होगा अगर मैं इसके बजाय दोहरी खेती के लिए आपका भागीदार बन जाऊं? क्या यह आपको किसी अन्य महिला को छूने से रोक देगा? जब वह ये शब्द कह रही थी, तब भी उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया था और उसकी आंखें सहज रूप से सू यान की आंखों से बच गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू यान की आंखें झटके से फैल गईं और उसका मुंह, जो कांपता हुआ लग रहा था, धीरे धीरे खुल गया। हालांकि इससे पहले कि वह एक भी आवाज़ निकाल पाता, क्यू ने जारी रखा, मैं स्पष्ट रूप से मजाक कर रहा हूँ। भले ही मेरी माँ अब यहाँ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। क्यू ने अपना गला साफ करने से पहले अपने वाक्य के बीच में एक अजीब सा विराम लगाया और जारी रखा, वैसे भी, हालांकि मैंने कहा था कि मैं अपनी माँ की मौत के लिए आपको दोषी नहीं ठहराता, फिर भी आप उस कारण का हिस्सा हैं कि वह क्यों मर गई, और मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी अन्य महिला को गले लगाएं तो इसे अपने दिमाग में रखें। जब तक तुम मेरी माँ के प्रति अपने प्यार को नहीं भूलोगे, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बदमाश जैसी हरकतों से परेशान न होऊं। बदमाश जैसी हरकतें। सू यांग उसके शब्दों पर कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे तेज तलवारें उसके दिल पर वार कर रही हों। हालांकि उसने उससे बहस नहीं की और उससे वादा किया कि वह उसकी माँ के प्रति अपने प्यार को एक पल के लिए भी नहीं भूलेगा। मैं वादा करता हूँ, उसने कहा, अभी भी उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ। अध्याय 78 भ्रष्ट तकनीकें। सू यान के रहने वाले क्वार्टर के बाहर एक बुजुर्ग महिला के चेहरे पर डर लग रहा था और वह दरवाजे के सामने खड़ी थी। यह महिला बुजुर्ग एल्डवू थी, संप्रदाय की बुजुर्ग जो सू यान की इनर कोर्ट शिष्य परीक्षा के लिए वहां आई थी। मातसत्ता ने मुझे यहां आने का आदेश क्यों दिया, विशेष रूप से मुझसे? ये युवा वृद्धों को धमाका कर रहा है। बुजुर्ग वो यहाँ नहीं आना चाहता था, न ही वह सू यान को देखना चाहता था, खासकर एग्जाम हॉल में जो उसके बाद हुआ तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये कुलमाता की ओर से ऑर्डर आया था, इसलिए उसके पास यहाँ उपस्थित होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। दरवाजा खटखटाने के कुछ क्षण बाद सू यांग दरवाजा एल्डवू के सामने प्रकट हुआ। बाहरी कोर्ट के शिष्य सू यांग, मैं आपको ये सूचित करने के लिए यहाँ आया हूँ कि आपने अच्छे अंक के साथ मूल्यांकन पास कर लिया है। इन कोर्ट के शिष्य बने पर बधाई। एल्डवू ने उन्हें एक नई पहचान बताई और 5 स्पिरिट स्टोन नवीनते हुए कहा, परीक्षा प्रशिक्षण के लिए आपको 500 प्रीमियम एक और 5 स्पिरिट स्टोन उपहार के रूप में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अब आपको हर महीने शुरुआत में 3 स्पिरिट स्टोन दिए जाएंगे। इसके अलावा अब आपको चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्रीमियम पॉइंट्स या स्पिरिट स्टोन्स की कीमत पर प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आलिंगन का कक्ष। सू यांग, जिसने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, ने पूछा। ये प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय के अंदर एक दिव्य स्थान है। यदि आप अपने दोस्त के साथ वहां खेती करते हैं तो 2 गुना प्रभाव पड़ेगा। ओह, ऐसी जगह यहाँ मौजूद है। सू यांग की अंतिम आश्चर्य से थोड़ा खुल गया, उसके परस्पर विरोधी जिज्ञासा से भर गया। इस दिव्य स्थान पर क्या संभावना वह उग रही होगी? उन्होंने कहा, जब मेरे पास समय होगा तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। एल्डवू ने सिर हिलाया और उन्होंने जारी किया, एक बार जब आप अपनी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आप इन कोर्ट शिष्य के रूप में अपने नए वस्त्र प्राप्त करने के लिए वितरण केंद्र पर जा सकते हैं। ये वहाँ भी है जहां आप अपने मासिक स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने के लिए जाते हैं। क्या मेरे जाने से पहले आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न है? मेरे पास एक है। कोर्ट शिष्य बनने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? सू यांग के समुद्र तट प्रश्न ने एल्डवू को स्थिर कर दिया। वह अभी भी इन कोर्ट शिष्य बन गया है और क्या वह पहले से ही कोर्ट शिष्यों के लिए परीक्षा देना चाहता है? हालांकि सू यांग एल्डवू की आंखों में सबसे अजीब लग रही थी, उन्होंने फिर भी कहा, सबसे बड़ी जरूरतों में से एक ये है कि आपको 21 साल की उम्र से पहले पवित्र आत्मा क्षेत्र तक पहुंचना होगा।
अगली आवश्यकता यह है कि आप क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेना चाहिए। टूर्नामेंट। क्षेत्रीय टूर्नामेंट ये पूर्वी महाद्वीप के सबसे बड़े शहर होली सिटी में हर 4 साल में केवल एक बार आयोजित होने वाला टूर्नामेंट है, जहां पूरे पूर्वी महाद्वीप से 30 साल से कम उम्र के शानदार लोग एक दूसरे के खिलाफ द्वंद्व युद्ध में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए इकट्ठा होते हैं। टूर्नामेंट के विजेताओं को न केवल एक सुंदर उपहार दिया जाता है जो एक भाग्य के बराबर होता है, बल्कि उन्हें पूर्वी महाद्वीप के शासकों और उनके 4 महान परिवारों जी राजवंश से मिलने का दुर्लभ अवसर भी मिलता है। जी राजवंश। सू यान को अचानक उस युवा महिला जी जिंगफेंग की याद आई, जिसे उन्होंने एक अमर ग्रेड तकनीक दी थी ताकि वह अपनी खगोलीय संरचना 100 पॉइजन शरीर को विकसित कर सकें। जबकि सू यांग ने आसानी से अनुमान लगा लिया था कि जी जिंगफेंग उस समय एक गहरी पृष्ठभूमि का व्यक्ति था, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार पूर्वी महाद्वीप का अधिपति होगा। अगला क्षेत्रीय टूर्नामेंट कब है? वह शामिल होने के इरादे से पूछ रहा है, क्योंकि उसका जिंगफेंग के साथ काम अधूरा है। अगला अगले साल की शुरुआत में है, तब तक अभी भी 5 महीने बाकी हैं। क्या आप इसमें शामिल का इरादा रखते हैं? एल्डर वू से पूछा। स्वाभाविक रूप से, यदि मुझे मुख्य शिष्य बनना है तो यही चाहिए। इसकी जगह परीक्षा देने के लिए आपको टूर्नामेंट की दुकान में प्रवेश नहीं करना है, आपको बस एक बार मैदान में प्रवेश करना होगा। मैं लापता हूँ, उसने सिर हिलाया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो एल्डर वू को एहसास हुआ कि वह अधिक समय तक रुकी हुई थी, इसलिए वह जल्दी से ठीक हो गई और जाने के लिए मुकर गई। उसके जाने के बाद सू यांग घर वापस चली गई। जब वह दरवाज़ा बंद कर मुड़ा तो उसने देखा कि उसके बगल वाले कमरे के एक कोने में वह रह रही थी। यह उसका रूममेट था जिसे उसने कुछ समय से नहीं देखा था, तांग हो की भयानक शक्ल और पीला रंग देख सू यांग की डराहे तन। हेवंस, तुम्हें क्या हुआ? जब मैंने पहली बार समुद्री तट देखा तो एक दोस्त को लगा कि मैं कोई भूत देख रहा हूँ, सू यांग ने उससे कहा, जो बेहद बीमार लग रही थी। वाई अब आप इन कोर्ट के शिष्य हैं? सू यांग के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय तांग हो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उनकी बातचीत ठीक से हो। ये सही है, सू यांग ने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? तुम्हें बधाई हो, मुझे लगता है, तांग हो ने धीमी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी दुनिया से पहले ही हो गया था। उसकी असामान्य उपस्थिति को देखकर सू यांग ने तांग हो पर अपनी अंतिम सिकोड़ ली। आप। इससे पहले कि सू यांग कुछ कह सके, तांग हो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यांग अपने चेहरे पर विचारशील भाव के साथ स्थिर बनी हुई हैं। कुछ बिंदु वहां रहने के बाद अपने कमरे में रहने से पहले वह एक लंबी सांस छोड़ती है। अब क्या बात है? कियूयू ने जैसे उसका ही चेहरा देखा, उसकी बेपरवाह अभिव्यक्ति को एक खुली किताब की तरह बोले गए सवाल। क्या आप नाटकीय तकनीशियनों के बारे में जानते हैं? सू यांग ने अचानक पूछा। अपवित्र तकनीकें? क्या ये निषिद्ध तकनीकों जैसा कुछ है? कियूयू ने अपना सिर हिलाया। यहाँ तक कि उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे निषिद्ध तकनीकों को खेती की दुनिया में नापसंद किया जाता है क्योंकि उन्हें विकसित करने के लिए भ्रष्ट तरीकों की आवश्यकता होती है। भ्रष्ट तकनीकें उपयोगकर्ताओं को उनकी नैतिकता से वंचित करती हैं और उन्हें घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, ज़्यादातर यौन अर्थों में, और यह धीरे धीरे होता है उन्हें पागलपन की स्थिति में धकेल देता है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप अगले दरवाजे में उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं? क्यूयू ने अचानक उससे पूछा। जब उसने कुछ समय पहले अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया तो तांग हो वह पहला व्यक्ति था जिस पर उसकी दूरी के कारण ध्यान गया। हालांकि क्योंकि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था और वह तांग हो जैसे नश्वर व्यक्ति से परेशान नहीं हो सकती थी, उसने उसकी स्थिति के बारे में सोचने के लिए रुकने की जहमत भी नहीं उठाई। सू यांग ने सिर हिलाया और कहा, वह मूर्ख किसी तरह से एक भ्रष्ट तकनीक प्राप्त करने में कामयाब रहा और उसे विकसित किया, इसलिए उसकी बीमार स्थिति थी। अगर मैंने इसके बारे में जल्दी से कुछ नहीं किया तो वह न केवल खुद को बहुत नुकसान पहुंचाएगा बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा जो उसके करीबी हैं। अगर उसने पहले से ऐसा नहीं किया है, वह सिर्फ एक मूर्ख नश्वर है, उस पर अपने प्रयास बर्बाद करने की चिंता क्यों करें? सबसे पहले भ्रष्ट तकनीक विकसित करने का निर्णय उसका था और आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसकी मदद करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि कियूयू सू यांग के प्रति गहरी देखभाल और स्नेह प्रदर्शित करती है, लेकिन ये केवल उस विशेष स्थान के कारण था जो उसने अपने आमतौर पर ठंडे दिल में सू यांग को दिया था। जहां तक तांग हो का सवाल है, जिसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वह सिर्फ एक और मूर्ख प्राणी है जो उसकी नज़र में एक चींटी से अलग नहीं है, इसलिए उसके प्रति उसकी ठंडी प्रतिक्रिया है। अध्याय 79 अपेक्षा से भी बदतर। वास्तव में मेरे पास उसकी मदद करने का कोई कारण नहीं है, न ही मैं उसके अभिभावक देवदूत बनने का इरादा रखता हूँ। हालांकि मैं उसे करने की योजना नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जब भी वह उस बिंदु पर पहुंचेगा जहां वह जाएगा, पूरी तरह से डूब जाएगा, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह क्या चाहती है। पागलपन, सू यांग ने कहा।
जो लोग टेक्निकल का उपयोग करके साधना के मार्ग पर चलते हैं वे आमतौर पर स्वभाव से हिंसक होते हैं, और प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के निवासी के रूप में सू यांग नहीं चाहते थे कि उनके स्थिर निवास को कोई करे। तो फिर मन में क्या है? तुम उसे क्यों मार रहे हो? टीयू ने पूछा, जो इस तरह के विचार का समर्थन करता है, क्योंकि इस तरह की संभावनाओं से प्राप्त करना एक तत्काल और कुशल तरीका है। उसने हाल ही में दुष्ट तकनीक का अभ्यास शुरू किया है, इसलिए वह पूरी तरह से अपमानजनक नहीं है। हालांकि यदि शब्द उसे दंडित नहीं कर सकता है तो मेरे पास उसकी देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि यह है स्थान शिष्यों को एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए जब तक यह आधिकारिक न हो मौत का मैच है। आप उसे संप्रदाय पर क्यों नहीं छोड़ते? इससे एक जांच होगी, और अगर मैंने खुद को इससे बाहर निकाला तो इससे भी गर्म मौसम होगा। किसी को भी पता चला कि बिना शिष्यों का जाना या मरना बहुत आम बात है, और अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो संप्रदाय आमतौर पर स्थिति पर है अंत्येष्टि कर देंगे। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग बाहरी अदालत के शिष्यों को पसंद करते हैं, सू यांग ने कहा। और मेरा विश्वास है कि संप्रदाय भी उसके साथ शत्रुता रखता है, क्योंकि एक कट्टरपंथी को शिष्य के रूप में रखा जाता है। अगर उसने बात की तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... तब यदि आपको बिना किसी निशान के छोड़ देना चाहिए तो मैं यहाँ आऊँगा, कीयूनेट स्वर ने कहा। सू यांग मुस्कुराए और कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर प्रस्थान के बाद सू यांग ने सीधे लैन लिक्विंग की तलाश में मेडिसिन हॉल में प्रवेश किया, जो उस समय अपने शिष्यों को व्याख्यान दे रही थी। सू यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैन लिक्विंग ने अपना व्याख्यान रोका। उपस्थित सभी शिष्यों ने सू डेंग यांग नाम की रिपोर्ट ही अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने कहा, मैं आपके व्याख्यान में बाधा डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी चीज़ में आपकी मदद की ज़रूरत है। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लैन लिक्विन को अचानक याद आया कि पिछली बार वह मदद के लिए उसके पास गया था और उसकी मदद करने के लिए उसने क्या किया था, और किसी कारण से उसका चेहरा स्वभाव से लाल हो गया था। सू यांग ने कहा, चिंता मत करो, मैंने इस बार कुछ भी अजीब नहीं कहा। उनकी बातों से लैन को यह एहसास हुआ कि उसे किसी तरह पता चल गया था कि वह क्या सोच रही है, और उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया था। क्या इतने समय में? उसने पूछा। नहीं, इसमें आपका केवल कुछ ही मिनट का समय लगेगा। बहुत अच्छा, उसने सिर हिलाया। लाइकिंग ने फिर अपने शिष्यों की ओर देखा और बोली, जाओ एक छोटा सा ले ब्रेक लो और 20 मिनट में वापस आ जाओ। हाँ मास्टर। शिष्य टिटर बिटर हो गए और लैन लिक्विंग सू यांग के पास अमेरिका गए। अच्छा, सुरक्षा किसमें सहायता की आवश्यकता है? वह सीधे मुद्दे पर आई। उन्होंने कहा, मैं बाहरी अदालत में एक निश्चित शिष्य के रहने के लिए क्वार्टर की तलाश कर रहा हूँ। आप किसी अन्य बाहरी दरबार के शिष्यों की तलाश कर रहे हैं? आप अपने मित्र शिष्यों से क्यों नहीं यूरोप? आप जिन शिष्यों की तलाश कर रहे हैं, मैं शायद उन्हें भी नहीं जानता हूँ। भले ही आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो कि एक समुदाय के बुजुर्गों के रूप में आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो शिष्यों के अभिलेखों में दर्ज किया गया हो। मुझे विश्वास है कि यह चारों ओर घूमने और लोगों से बेतरतीब से संबंधित है तुलना में बहुत तेज होगा। स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के साथियों के रूप में हमारे करीबी अपने शिष्यों के बारे में जानकारी के लिए कुछ न कुछ रखें। हालांकि यह ऐसी बात नहीं है जिसका हम आमतौर पर तब तक उपयोग करते हैं जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति न हो। वैसे भी आप किसकी तलाश कर रहे हैं? मैं मेंगजिया नाम की एक शिष्या की तलाश कर रही हूँ। वह मेरी रूममेट तांगहू की नागपुर है। आप किसी शिष्या की तलाश में थे? तथ्य जानने के बाद लैन लिक्विन की भौहें चढ़ गईं। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? उसने फिर पूछा। उसका दिल किसी कारण से मित्रवत महसूस कर रहा था। सू यांग ने अपनी प्रतिक्रिया में हंसते हुए कहा, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मैं बस हाल ही में एक छोटी सी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसने कहा कि मुझे जलन महसूस हो रही है क्योंकि आप दूसरी महिला की तलाश में हैं? लैन लिक्विन ने फुसफुसाहट से हल्की तेज आवाज में कहा। सू यांग का मुख आश्चर्य से थोड़ा खुल गया। उन्होंने अपनी रुचिलू के बारे में कब कुछ कहा? जब लैन लिक्विन को अपनी सहजता का एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा हो गई और उसने तुरंत अपना ग्लास साफ कर लिया और जारी कर दिया, मुझे उसे सिखाने के लिए एक क्षण का समय दें। फिर वह तेजी से बड़े बड़े कदमों से ऊपर उठकर अपने कमरे में चली गईं। कुछ मिनटों के बाद उस जानकारी के साथ लैन लिक्विन वापस आई जो सू यांग चाहती थी। बफरी कोर्ट की शिष्या मेंगजिया, सही है। वह वर्तमान में बिल्डिंग 136 में कोर्ट 1 में स्थित है। धन्यवाद लिक्विन, सू यांग ने धीमी आवाज में कहा ताकि दूसरा उसे इतनी आत्मीयता से दिखाते न हुए सुन सके। अगर मुझे पता चला कि तूने किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था तो यह आखिरी बार होगा जब शहीद मित्र कोई मदद करेगा। लैन लिक्विन ने उनके साथ गंभीर व्यवहार किया। सू यांग ने अपनी धमकियों पर बस मुस्कुराया और वह जाने के लिए मुड़ गई। एक बार जब सू यांग चली गई, लैन धीरे धीरे शराब पीकर शांत हो गई, सोच रही थी कि वह उबकाई क्यों महसूस कर रही थी। क्या ये ईर्ष्या है? उन्होंने झंझलाहट के साथ इस पर विचार किया। सू यांग मेडिसिन हॉल से प्रस्थान के तुरंत बाद कोर्ट 1 दक्षिणी
इसके बाद उन्होंने एक एसोसिएट वे का रुख किया जो दोनों तरफ की इमारतों से गायब हो गया था, जब तक कि वह अपने लक्ष्य बिल्डिंग 136 पर नहीं पहुंच पाए। जब वह अंततः 136 के सामने की ओर निर्माण कर रहा था, तो सुयांग उस स्थान के चारों ओर के गंभीर सन्नाटे को देखकर भयभीत हो गई। हालांकि देखने में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन सुयांग की त्वरित समझ से यह स्पष्ट था कि इस जगह में कुछ भी सामान्य नहीं है। जब तक एक खूबसूरत युवा महिला ने दरवाजा नहीं खोला, तब तक सुयांग ने दरवाजा खटखटाया। हालांकि ये युवा महिला किसी व्यक्ति की तलाश नहीं कर रही थी, यह मेंग जिया के रूम में थी जिसने दरवाजा खोला था। आप कौन हैं? ईसाइयों ने चेहरे पर जुर्रियन से जुड़े सवाल किए और उनकी ओर से उनके नौकरी पेशा सहयोगियों की सावधानी से भारी हुई। ऐसा लग रहा था कि वह उच्च संभावना पर हो। मैं सुयांग हूँ, मेंग जिया हुए की गुमनाम। वह अभी यहाँ क्या है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसने अमित्र से नजरें मिलाते हुए कहा। वह अभी यहाँ नहीं है, कृपया चले जाओ, उसने तुरंत उत्तर दिया। सुयांग को अब ये स्पष्ट हो गया था कि मेंग जिया के साथ कुछ शानदार घटनाएं घटी थीं जो उनकी यात्रा पर उनके रूममेट की अप्राकृतिक प्रतिक्रिया को बताती हैं। मुझे पता है कि तांगहू और उसके बीच कुछ हुआ है और मैं उसे अपनी सहायता के लिए यहाँ हूँ। यदि आप मुझसे उसकी बात नहीं कर पाए तो इस बिंदु से चीजें और खराब हो गईं। सुयांग के शब्दों में युवा महिलाओं के बीच कई जटिल भावनाएं और विचार सामने आए। कुछ क्षणों की शैलियां के बाद ईसाई ने अंततः सिर हिलाया और उसे अंदर जाने दिया। वह कहाँ है और उसकी स्थिति क्या है? उसने प्रवेश ही पूछा। कंपनी ने उत्तर दिया, वह इस समय अपने कमरे के अंदर है। कहाँ तक उसकी समस्या का सवाल है? मैंने अपनी जिंदगी में इतना भयानक कुछ भी नहीं देखा। सुयांग ने उस शहर के पीछे पूर्व में जिया के कमरे को खोला जो थोड़ा खुला था। कृपया कुछ देर रुके जब तक मैं उसे आपके आगमन के बारे में बता दूं। जब सुयांग बाहर थी तो उसने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया, और हालांकि उसने कमरे में प्रवेश नहीं किया, फिर भी उसने कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर जिया अपनी आंखों पर सो रही थी। हालांकि जब जिया को देखा गया तो सुयांग ने सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान दिया, उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसके हाथ और पैर मजबूत घाव थे। जाहिर तौर पर किसी ने उसे शारीरिक रूप से खराब कर दिया था और यह काफी हद तक था। सुयांग की अंतिम घृणा से उसकी भयावह स्थिति को देखते हुए, तांगहू, कमीने, तुमने क्या किया? वह बुदबुदाया, उसकी आवाज में ठंडक भरी हुई थी। बहन मेंग, आपके यहाँ एक मेहमान आया है। जब जिया ने अपना रूममेट की आवाज सुनी तो अपनी धीरे धीरे खुली और अपने कमरे के बाहर सुंदर चोटी को देखा, लेकिन उसे छोटी सी हरकत भी ऐसी लग रही थी जैसे उसे दर्द हो रहा हो। सु यांग, उसने तुरंत उसे पहचान लिया और बुदबुदाया। क्या तुम्हें यहाँ भेजा है? उसने पूछने वालों को घूर कर देखा। नहीं, तांगहू का कोई सुराग नहीं है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके राहत भरे शब्द सुनने के बाद मेंग जिया की आंखों का डर गायब हो गया। आप कैसे जानते हो? फिर उसने पूछा। उन्होंने आह भरी, जब मैंने पहली बार उसका भयानक रूप देखा तो मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं आपसे इसके बारे में पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता था कि यह इतना गंभीर था। मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर उसने पूछा। उसकी स्वीकृति मिलने के बाद सुयांग ने कमरे में प्रवेश किया। एक बार जब वह बिस्तर के पास था तो उसने उसकी चोटों को करीब से देखा। तांगहू, वह, मेंग जिया ने बोलने की कोशिश की लेकिन सुयांग ने तुरंत उसे रोक दिया। जब मैं तुम्हें तुम्हारा दर्द दूर कर दूं तो तुम मुझे अपनी कहानी बता सकती हो। सुयांग ने फिर अपने रूममेट की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास घर में कोई दवा है? हाँ, हमारे पास कुछ है। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो भी दवाएं हैं मुझे यहाँ ले आओ और मैं तुरंत अपना इलाज शुरू करूंगा। इसके बाद रूममेट दवाइयों की तलाश में तेजी से कमरे से बाहर भागा। हम तांगहू से बाद में निपट सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे आपके घाव देखने दीजिए, उसने मेंग जिया से कोमल आवाज में कहा, जिससे उसे सुरक्षा और आराम का एहसास हुआ। इलाज के लिए मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, ठीक है? मेंग जिया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने एक क्षण बाद भी सिर हिलाया। ठीक है। वह इस समय सभी प्रकार की भावनाओं को महसूस करते हुए बुदबुदाए। सुयांग ने सिर हिलाया और अपने वस्त्रों को तब तक काटना शुरू कर दिया जब तक कि वह पूरी तरह से नग्न न हो जाए, ताकि वस्त्र उतारने के दौरान उसके घावों को छूने से उसे दर्द महसूस न हो। अध्याय 80, उसके दर्द से राहत। जब रूममेट अपने पास मौजूद सभी दवाइयां लेने के बाद कमरे में लौट आया तो एक बार में जिया के नग्न शरीर को देखने के बाद उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। क्या लगता है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम बहुत दुष्ट हो, वह जोर से चिल्लाए। जैसे ही वह सुयांग झपटने के लिए तैयार हुई, मेंग जिया ने धीमी आवाज में कहा, सिस्टर चेन, रुकें, ये वह नहीं है जो आप सोचती हैं। सिस्टर चेन, जिसका पूरा नाम चेन यू था, ने मेंग जिया की आवाज सुनकर तुरंत अपनी गति बंद कर दी। क्या मैं किसी युवा महिला पर हमला करने वाला व्यक्ति जैसा दिखता हूँ? किसी घायल महिला पर तो बिल्कुल भी नहीं। सुयांग ने ठंडा उपहास किया और उन्होंने जारी किया, जल्दी करो और मुझे अपने हाथ में दवा दो ताकि मैं अपना इलाज शुरू कर सकूं।
ठीक है। चेन यू ने अपनी राय व्यक्त की और उसके हाथ में जो थोड़ी सी दवा थी उसने उसे 3 दिन दिए। ये बात है, इतनी मात्रा में दवा से आप एक छोटी सी चोट को भी ठीक नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी गंभीर मांसपेशियों को तो दूर कर देंगे। सू यांग ने कहा। चेन यूएन ने दवा आपूर्ति की कमी का कारण बताया। यहाँ प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में शिष्यों के लिए ऐसे छात्रों के लिए सामान्य स्थिति है जहाँ बहुत अधिक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम आमतौर पर शारीरिक शिक्षा से बचते हैं जो संभावित सुझाव देते हैं का कारण बन सकते हैं। जब प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में किसी की उपस्थिति जहां हर कोई या तो सुंदर या सुंदर होता है, ज्यादातर समय उनके जीवन से अधिक बदनाम होता है, तो वे लड़ाई के रूप में मूर्खतापूर्ण और खतरनाक कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आसानी से प्रतिष्ठित चिन्ह उनके आंकड़े उनके आकर्षण और मित्रता की कुल संभावना को बहुत कम कर देंगे। उनकी उपस्थिति कुछ ऐसी थी जिसमें अधिकांश शिष्यों ने जोखिम में बताए गए खतरे को उजागर नहीं किया था, क्योंकि उनके चेहरे पर एक प्रतिष्ठित छोटी सी चीज जैसी छोटी सी चीज भी संप्रदाय के अंदर एक शिष्य के रूप में उनके जीवन में काफी हद तक बदलाव आ सकता था। नोव एल्ब इन। जो भी हो, उपचार के लिए दवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने इसके लिए भी यही कहा है कि मेरे हाथ में थोड़ा और संसाधन हो। सू यांग ने तब तक सभी औषधियों को एक साथ मिलाना शुरू कर दिया जब तक कि यह एक पेस्ट न बन जाए। अपने हाथों पर दवा लगाने के बाद उन्होंने कहा, अब मैं अपना इलाज शुरू करूंगा। जब तक आप इलाज के दौरान हमें परेशान नहीं करेंगे, मैं आपको जानने के लिए नहीं कहूंगा। मैं समझती हूँ। चेन यू जल्दी से एक कोने में चली गई जहां उसने बेकार सू यांग को मेंग किया है जिया के शरीर पर चिपकाते हुए देखा। सू यांग ने जिया से कहा, मैं अब इलाज शुरू करूंगी। आपको किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप बंद कर दें और आराम करें। मम्मा, मेंग जिया, जिसने उम्मीद की थी कि सू यांग के स्पर्श से उसके शरीर पर दर्द होगा, यहाँ तक कि उसका संकल्प मजबूत होगा, उसे सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने पहली बार महसूस किया कि सू यांग के कोमल हाथ उसके शरीर पर थे नशीली दवाइयाँ खा रहे थे। इसके बजाय सू यांग द्वारा उसके सभी उपकरणों में अस्पष्ट दबाव महसूस किया जा रहा था, फिर भी उसके शरीर में वास्तव में आनंद महसूस हो रहा था। उन्होंने ऐसे जादुई और गहन प्रभाव का प्रबंधन कैसे किया? सू यांग द्वारा दवा में कवर किया गया पहला क्षेत्र जिया की नर और मजबूत गर्दन थी। समय बीतने के साथ धीरे धीरे रियासत क्षेत्र में जा रही थी। पहले उसकी गर्दन, फिर उसकी छाती, उसका स्तन, उसका पेट, उसकी बाहें और उसके पैर और पैर। एक बार जब उसने अपने शरीर का अगला हिस्सा औषधि मलना जारी किया तो उसने उसे अपनी तरफ पलट दिया, जहां उसने अपनी कोमल पीठ और कोमल नितंबों को औषधि मलना जारी किया, जिससे उसके शरीर का हर पीठ वाला हिस्सा घायल हो गया, हरे रंग के लेप से ढक गया। कुछ ही मिनटों में। इसके अलावा सू यांग ने आखिरी बार पेल्विक क्षेत्र में कदम रखा था, क्योंकि उनके शरीर पर सबसे ज्यादा चोट और घाव का हिस्सा लग रहा था। जब वह उस बिंदु पर पहुंचा तो उसने अपने गोदामों की अतिरिक्त देखभाल की, यहाँ तक कि उन इलाकों तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियां में उसके विशिष्ट दल की पहचान की, जिसमें भौतिक रूप से नहीं देखा जा सका। मेंग जिया ने अब अपनी दुनिया को रोका नहीं, और जब सू यांग ने अपने प्यारे स्वर को सहलाना शुरू किया तो उसने साधारण कराह दिखाया। मम्मा। जिस तरह से सू यांग ने डांट लगाई थी कि वह किसी भी चीज से अलग थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, और वह जल्दी ही अपने शरीर के दर्द को भूल गई, क्योंकि वह अपने शरीर को गले लगाने वाले से इतना देर से आनंद ले रही थी, रोमांचित था कि वह आनंद के अलावा कुछ और महसूस करने में असमर्थ थी। और कई दिनों तक अपने पतले शरीर पर कठोर का अनुभव करने के बाद इस समय यांग के कोमल स्पर्शों से अधिक इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके शरीर और मन के दर्द से राहत दिला सके। इस बीच पूरे समय जब सू यांग मेंग जिया का इलाज कर रही थी, चेन यू का माउथ प्लांट खुला था। उन्होंने इसका इलाज क्या माना है? क्या वह अपने शरीर को दवा के पेस्ट से बदलते हुए सिर्फ चिकित्सीय मालिश नहीं कर रही है? और सू यांग ने अपने ससुर के शरीर को रांधने के बावजूद क्यों जिया इतनी आनंदित दिखती है? अरे, वह सू यांग की उंगली को मेंग जिया की सामग्री में दबते हुए भी देख सकती थी। निश्चित रूप से इससे अत्यंत पीड़ा हुई होगी। हालांकि लंबे समय तक उन्हें देखने के बाद और जिस तरह से सू यांग ने अपनी सोसाइटी को बंद कर दिया, चेन यू को पिलाने लगा, यहाँ तक कि मेंग जिया की स्थिति में खुद की कल्पना भी करने लगी। सू यांग। चेन यू को अचानक ये नाम अज्ञात सा लगा और तुरंत उसे आउटर कोर्ट के अंदर एक म्यूजिक फ्लो की बात याद आई जो लड़कियों के बीच अभी काफी लोकप्रिय थी, जिसके बारे में कुछ दिन पहले तक बात की जा रही थी। मुझे मत बताओ कि वह दिव्य हाथ है जिसके बारे में हर कोई और उसकी माँ हाल ही में बात कर रहे हैं। वह अद्भुत हुई। 1 घंटे के अंतराल के बाद सू यांग ने अंततः अपना हाथ वापस ले लिया और अपने माथे पर नारियल का पत्थर ले लिया। चूंकि वह अपनी प्रोफाउंड क्यूई का उपयोग उसके घावों को सीधे उसके शरीर में धकेल कर ठीक करने के लिए कर रहा था, सू यांग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने वास्तव में केवल एक मालिश देने के बावजूद 100 से अधिक लगातार मालिश की हो। उसकी चोटें, वे लगभग सभी चली गईं। उपचार समाप्त होने के बाद मेंग जिया के शरीर को देखने के बाद चेन यू ने जोर से कहा। चेन यू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा या सुना है।
मेंगजिया का शरीर जो 1 घंटे पहले लगभग पूरी तरह से काला और नीला था, उपचार के बाद काफी बदल गया है। अब उसका शरीर खून से सना हुआ नहीं बल्कि अधिक स्वस्थ दिखता था। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी कराई हो। यहाँ तक कि मेंगजिया ने भी सदमे और अविश्वास से भरी आश्चर्यचकित आंखों से उसके शरीर को देखा। हालांकि उसके शरीर में अभी भी हल्का दर्द था, लेकिन यह उस हद तक नहीं था कि वह रोने की जरूरत महसूस किए बिना अपने शरीर को हिला भी न सके। यह एक स्वर्गीय चमत्कार था। सुयांग, आप, इसके लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ? मेंगजिया ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। सू ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा पुरुष हूँ जो महिला की कद्र करता है, भले ही वह महिला पहले से ही किसी और की हो। इसलिए अगर मैं किसी को बहुत दर्द में देखता हूँ तो उसकी मदद करना मेरे लिए स्वाभाविक है। यांग अपनी थकी हुई अवस्था के बावजूद अभी भी उसे एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाने में कामयाब हो रहा है।